हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करने जा रहे हैं 16वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की स्थिति के बारे में। आइए शुरू करते हैं। 16वीं सदी का पूर्वार्ध जहां एक और दिल्ली में राजवंशों की अस्थिरता और राजनीतिक उथल-पुथल का समय था, वहीं दूसरी ओर उन विचारों, संस्थाओं, कार्यप्रणालियों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण समय भी था जिन्हें आगे चलकर मुगल की संज्ञा दी गई। यह काल उन नई शक्तियों के उदय का साक्षी था जो आगे आने वाले समय को अनेक प्रकार से प्रभावित करने वाली थी। इस काल से संबंधित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है बाबर के संस्मरण तुजुक-ए-बाबरी, जिसमें दी गई जानकारी की प्रामाणिकता असंदिग्ध है। बाबर लिखता है जब उसने हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त की, उस समय सारा हिंदुस्तान किसी एक शासक के अधीन नहीं था, अपितु यहाँ अनेक छोटे छोटे राजा राज्य करते थे और उनमें से प्रत्येक अपने को सम्राट समझता था। ममलूकों के समय से तो दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी रही थी, किंतु फिरोज तुगलक की मृत्यु के पश्चात सल्तनत में पतन और बिखराव आ गया था। इसके परिणाम स्वरूप सत्ता अनेक आंचलिक केंद्रों में विभक्त हो गई, जिनमें प्रमुख थे जौनपुर, गुजरात, मालवा, दक्षिण के राज्य बंगाल और विजयनगर। सत्ता के इन आंचलिक केंद्र में न केवल सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था थी, अपितु इन्होंने बड़ी संख्या में उन स्थानीय प्रमुखों पर भी आधिपत्य स्थापित कर लिया था जिन्हें पहले वश में नहीं किया जा सकता था। ये सत्ताएं कला, स्थापत्य, भाषा और साहित्य के नए नए रूपों का केंद्र बन गई। इस प्रकार 16वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत एक सुदृढ़ साम्राज्य न कहकर राज्यों का समूह कहना उचित होगा। जिन 5 मुस्लिम राज्यों का उल्लेख बाबर करता है, उनमें से एक दिल्ली पर लोदियों का आधिपत्य था। बहलोल लोदी एवं उसके पुत्र सिकंदर लोदी ने दिल्ली एवं जौनपुर के राज्यों को जीतकर उन्हें एक शासन के अंतर्गत ला दिया था। बहलोल लोदी के शासनकाल में अफगानों के आगमन की तुलना फारसी इतिहासकारों ने चींटियों एवं टिड्डियों के दल से की है। सिकंदर लोदी ने साम्राज्य की गरिमा, प्रभुता और शक्ति को पुनः स्थापित किया, किंतु इब्राहिम लोदी के संबंध अपने सामंतों से अच्छे नहीं रहे। आजम हुमायूं, सरवानी, मियां हुसैन फरमुली, मियां बुआ, दौलत खान और उसके पुत्र दिलावर खान जैसे वरिष्ठ एवं महत्वपूर्ण उमरावों के साथ जैसा व्यवहार किया गया, उसके फलस्वरूप उन्होंने विद्रोह कर दिया और बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने का न्योता दिया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को एक अनुभवहीन, लापरवाह युवक की संज्ञा दी है, जिसकी रणनीति में कोई व्यवस्था या योजना नहीं होती थी, जो बिना सोचे समझे अदूरदर्शिता पूर्वक युद्ध मोल लेता था। पानीपत के युद्ध में हिंदुस्तान पर बाबर का आधिपत्य स्थापित कर दिया था। उसके खानवा विजय जैसे अन्य अभियान इस आधिपत्य को सुदृढ़ करने के ही प्रयास थे। बंगाल में दिल्ली के आधिपत्य को चुनौती देने की परंपरा रही थी। वहां अलाउद्दीन हुसैन शाह का शासन था। उसने एक स्वतंत्र हुसैनी राजवंश की स्थापना की थी। 1519 में हुसैन शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र नुसरत शाह गद्दी पर बैठा, जो बाबर का समकालीन था। मालवा पर खिलजियों का स्वतंत्र नियंत्रण था। उस समय वहां सुल्तान महमूद द्वितीय शासन कर रहा था, जो एक अत्यंत अयोग्य शासक था। मालवा पर्याप्त उथल-पुथल का केंद्र रहा था, क्योंकि मेवाड़ के राजपूत राजा और गुजरात के शासक मालवा पर आक्रमण करते रहते थे। गुजरात में मोहम्मद द्वितीय का स्वतंत्र शासन था। 1525 में उसकी मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह वहां का शासक हुआ। गुजरात भारत के सर्वाधिक संपन्न प्रदेशों में से एक था। इसका कारण था यहाँ श्रेष्ठ बंदरगाहों का होना। यहाँ तटीय और सामुद्रिक व्यापार एवं वाणिज्य फल फूल रहा था और भीतरी प्रदेश भी कृषि उपज की दृष्टि से पर्याप्त समृद्ध था। ऐसे संसाधन संपन्न समृद्ध प्रदेश पर नियंत्रण स्थापित करने की इच्छा दिल्ली में शासकों के मन में होनी स्वाभाविक ही थी। 1531 से 1532 में बहादुर शाह ने बिदर, खानदेश और अहमदनगर पर अधिकार कर लिया और 1533 में रणथंभौर पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अतः उसने चित्तौड़ पर भी डेरा डाला और 1534 से 35 में उस पर भी अधिकार कर लिया। तथापि 1535 में दिल्ली और गुजरात पर थोड़े समय के लिए मुगलों का अधिकार हो गया। अस्करी अधिक समय तक वहां का सूबेदार न रह सका और 1536 में बहादुर शाह सत्तारूढ़ हो गया। दिल्ली में बहमनी शासकों की शक्ति क्षीण पड़ गई थी।
प्रधानमंत्री महमूद गवान ने बड़ी चतुराई से स्थानीय एवं विदेशी सामंतों के संघर्षों को नियंत्रण में रखकर स्थिति को संभाले रखा था, किंतु 1485 में महमूद गवान दरबारी षड्यंत्रों का शिकार हो गया और बहमनी राज्य अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बिखर गया। इनमें प्रमुख थे अहमदनगर, बीदर, बरार, बीजापुर और गोलकुंडा। बाद में अहमदनगर ने बरार और बीजापुर ने बीदर पर कब्जा कर लिया। खानदेश पर फारूकी राजवंश का अधिकार था। यह राज्य मालवा के दक्षिण में स्थित था और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह मालवा होकर दक्षिण जाने वाले मार्ग में पड़ता था। असीरगढ़ इस मार्ग में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दुर्ग था। 1457 से 1501 तक यहाँ आदिल खान द्वितीय का शासन रहा। आदिल खान इस वंश के योग्यतम शासकों में से एक था, किंतु उसकी मृत्यु के पश्चात आलम खान गद्दी पर बैठा, जो कि गुजरात के सुल्तान का भतीजा था। उसने आदिल खान तृतीय के नाम से शासन किया। आदिल खान तृतीय और उसके पुत्र मिराद मोहम्मद प्रथम के शासन काल में खानदेश ने गुजरात की अधीनता स्वीकार कर ली। 16वीं सदी के आरंभ में एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि राजपूताना में राजपूत राजनीतिक दृष्टि से पुनः शक्तिशाली हो गए। इस प्रदेश में दिल्ली के सुल्तान कभी दृढ़तापूर्वक अपने पैर नहीं जमा सके थे। सिसोदियों के नेतृत्व में मेवाड़ और राठौरों के नेतृत्व में मारवाड़ दो सशक्त राजपूत राज्यों के रूप में उभरे। इन दो शक्तिशाली राज्यों के बीच अनेक स्वतंत्र रियासतें या अर्ध सामंती राज्य थे। आपसी युद्ध इन राज्यों का प्रमुख लक्षण था। राजा संग्राम सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ राजपूताना के सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरकर सामने आया था। राज्य में चांदी और शीशे की खानों की खोज ने उसके संसाधनों में वृद्धि कर दी थी। महाराणा संग्राम सिंह की ओर से भाई बंदी की भावना का पालन करने पर भी सिसोदिया सरदारों को ऐसा लगता था कि वे महाराणा के अधीन होने के लिए बाध्य हैं। यही कारण है कि राणा सांगा बाबर के विरुद्ध एक शक्तिशाली राजनीतिक संगठन बना सका। खनवा में राणा की पराजय एवं मृत्यु के पश्चात यह संगठन बिखर गया। न तो राणा रतन सिंह और न ही राणा विक्रमादित्य ने पुनः इसका संगठन करने का प्रयास किया। राणा उदय सिंह के काल में इसे पुनर्जीवित करने के प्रयास किए गए, किंतु ये शासक सरदारों को विश्वास में लिए बिना उन पर अपनी प्रभुता स्थापित करना चाहते थे। परिणाम यह हुआ कि ये सरदार बिखर गए और संगठन का लक्ष्य दुर्बल पड़ गया। राणा मालदेव के नेतृत्व में मारवाड़ एक अन्य शक्तिशाली राजपूत राज्य के रूप में उभरा। मारवाड़ का राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा भाई बंद की अवधारणा पर आधारित था। राठौड़ सरदार राठौड़ शासकों के वंशज होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार किए हुए थे और शासकों के बराबर अधिकार का दावा करते थे। जब 1532 में मालदेव गद्दी पर बैठा तो उसका शासन केवल जोधपुर और सोजत तक ही सीमित था, किंतु शीघ्र ही मालदेव भाई बंद चक्कर की अवधारणा पर बल देने लगा, जिसके अनुसार राठौर सरदारों को शासक की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। इस नीति को बलपूर्वक और प्रभावी रूप से लागू किया गया, किंतु इससे राठौर सरदारों के कतिपय गुट असंतुष्ट हुए और मालदेव की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ की नीतियों पर उसके दूरगामी परिणाम हुए। बाबर ने विजयनगर के राजा का विशेष उल्लेख किया है। उसे क्षेत्र एवं सेना की दृष्टि से काफिर नृपतियों में सर्वाधिक शक्तिशाली कहा है। इस विशेष उल्लेख का अधिकारी था कृष्णदेवराय। उसके शासनकाल में राज्य का विस्तार कृष्णा एवं तुंगभद्रा से लेकर दूर दक्षिण तक हुआ। डोमिंगो पेज ने, जो कि कृष्णदेवराय के दरबार में आने वाला एक पुर्तगाली था, नगर और राजधानी का बड़ा संजीव वर्णन किया है। वह राज्य दक्षिण के 5 राज्यों के साथ युद्ध में फंसा हुआ था, जिसके फलस्वरूप तालीकोटा के युद्ध के पश्चात अंततः इस नगर और राजधानी का विनाश हो गया। विभिन्न युद्धों में बाबर की विजय ने हिंदुस्तान में मुगल राज्य की नींव डाल दी थी, तथापि उसके पास इतना समय नहीं था कि वह अपनी इन विजयों को सुदृढ़ कर सकता था। तथापि उसके पास यही कारण रहा कि वह किन्हीं ऐसी संस्थाओं की नींव नहीं डाल सका जो स्थायी महत्व की सिद्ध होती। वस्तुतः वह शेर खान पर नियंत्रण करने एवं अफगान समस्या का समाधान करने में असफल रहा और हुमायूं को उसकी यह सलाह कि वह भाइयों के साथ सत्ता बांटे घातक सिद्ध हुई। इसके परिणाम स्वरूप हुमायूं को हिंदुस्तान से भागना पड़ा और 1540 में शेर खान ने सत्ता ग्रहण कर ली। तत्पश्चात अपने 5 वर्ष के जीवन काल में शेर शाह का प्रयास एक ऐसा ढांचा तैयार करने का रहा जिससे मुगलों के लिए हिंदुस्तान का रास्ता बंद हो जाए और अफगानों को दूसरे शासन को स्थायित्व प्रदान किया जा सके। शेर शाह के जीते जी हुमायूं हिंदुस्तान नहीं लौट सका
शेरशाह की मृत्यु के पश्चात, अफगानों के पतन के पश्चात ही मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना की जा सकी। बाबर और शेरशाह के शासनकाल 16वीं सदी के उत्तरार्ध में होने वाली घटनाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान की सीमा सुरक्षा की दृष्टि से उत्तर पश्चिम का सीमांत प्रदेश सदा से भेद स्थल रहा है। बाबर ने सीमा पार की समस्याओं जैसे उज्बेकों एवं फारसियों की समस्याओं को इस देश में लाकर यहाँ पहले से विद्यमान समस्याओं में एक नया आयाम जोड़ दिया। भारत और मध्य एशिया एक दूसरे की राजनीति से प्रभावित होने लगे। सांप्रदायिक सद्भावना की दिशा में बाबर के योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता। पुत्र हुमायूं को दी गई बाबर की सीख उसके विशाल दृष्टिकोण का परिचायक है। उसने कहा था, तुम कभी धार्मिक पूर्वाग्रह को अपने मन पर हावी होने मत देना और पूजा के सभी वर्गों की धार्मिक भावनाओं एवं रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर निष्पक्ष न्याय करना। विशेष रूप से तुम गौ हत्या से दूर रहना। तुम कभी किसी भी समुदाय के पूजा स्थल को नष्ट मत करना। दमन की तलवार की अपेक्षा प्रेम और कर्तव्य की आस्था द्वारा इस्लाम का प्रचार कहीं अच्छी तरह से किया जा सकता है। हिंदू भक्त कवियों एवं सूफी संतों के प्रयास से अत्यंत उत्पन्न सांप्रदायिक सद्भाव की व्यापक भावना के साथ मुगल वंश के संस्थापक की ऐसी सीख अकबर को बौद्धिक विरासत के रूप में मिली। इसमें संदेह नहीं थी कि इसमें अकबर को समय अपने विचार एवं धारणाएं स्थिर करने में सहायता मिली। दिल्ली के सुल्तानों की परंपरा रही थी कि वे खलीफाओं के अधिकार को स्वीकार करते थे। बाबर ने इस परंपरा को तोड़ा। बाबर और उसके वंशज अपने आप को बादशाह कहते थे। उन्होंने ऐसी पदवियां धारण की जिन्हें पहले केवल खलीफा ही धारण कर सकते थे। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि राज्य के केंद्रीकृत ढांचे और निरंकुश राजतंत्र के सिद्धांत की धारणा तिमूरी परंपरा के रूप में बाबर साथ लेकर आया था। यद्यपि आर.पी. त्रिपाठी जैसे कुछ विद्वान उपयुक्त धारणा को मानते हैं, तथापि इक्कीदार आलम खान ने एक लेख में दर्शाया है, निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा तिमूरी परंपरा पर आधारित न होकर मंगोल तुर्की परंपराओं पर आधारित थी। वस्तुतः तिमूरी परंपराओं के क्रमश क्षीण हो जाने पर ही अकबर राजतंत्र के एक नए सिद्धांत को ला सका। सामान्यतः यह स्वीकार किया जाता है कि अकबर के शासनकाल की प्रशासनिक संस्थाएं बड़ी सीमा तक शेरशाह की ऋणी थीं। वस्तुतः अधिकांश संस्थाएं तो सल्तनत के प्रशासन का ही विस्तार थी और मुगलों ने उन्हें थोड़े बहुत फेरबदल के साथ ज्यों का त्यों अपना लिया था। राजवंशों के उत्थान पतन और यहाँ तक कि केंद्र विमुख प्रवृत्तियों के सल्तनत पर हावी हो जाने पर भी प्रशासनिक संस्थाएं नहीं बदली। उत्तर भारत में सूर्यों के अंतर्गत केंद्र की सत्ता पुनः स्थापित हो जाने पर ये संस्थाएं और अधिक सशक्त हुई। दिल्ली सल्तनत के तेजी से होते पतन ने अनेक तत्कालीन लेखकों के मन में निराशा उत्पन्न की, किंतु इसके फलस्वरूप विकसित होने वाली सत्ता के आंचलिक केंद्रों में कला, वास्तुकला, भाषा और साहित्य की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। 15वीं सदी से स्वतंत्र स्थानीय राजवंश आंचलिक भाषाओं को परिषद देने लगे। अनेक आंचलिक भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया। चित्रकला को तब तक भारत में विशेष महत्व प्राप्त नहीं हो सका था। भारत में पहली बार मुगल दरबार में ही इस कला को स्थान मिला। बाबर को इतना अवकाश नहीं मिला कि वह एक स्वतंत्र मुगल कलम विकसित करता, किंतु चित्रकला के प्रति उसके मन में प्रेम था। उसने विहजाद की चित्रकृतियों का बड़ा आलोचनात्मक अध्ययन किया था और वह विहजाद को चित्रकारियों में अग्रणी मानता था। बाबर ने हिंदुस्तान की दौलत का बड़ा सजीव वर्णन किया है। हिंदुस्तान की दौलत का अनुमान वह यहाँ के आंकड़ों से लगाता है। हिंद के लोगों के पास आंकड़ों की श्रेष्ठ व्यवस्था है। 100,000 को वे 1 लाख कहते हैं और 100 लाख को 1 करोड़, 100 करोड़ को 1 अरब, 100 अरब को 1 खरब, 100 खरब को 1 नील, 100 नील को 1 पदम, 100 पदम को 1 शंख। इन ऊंचे आंकड़ों की व्यवस्था हिंदुस्तान की अकुत दौलत का परिणाम है। इन आंकड़ों का होना वस्तुतः 16वीं सदी के आरंभ में हिंदुस्तान में अकुत संपदा का प्रमाण नहीं था। बाबर यह भी लिखता है कि हिंदुस्तान की प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक विशाल देश है, इसमें सोने चांदी का प्राचुर्य है। दूसरी अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान में हर एक पेशे और व्यवसाय के असंख्य कामगार हैं जिनका अंत नहीं है। किसी भी प्रकार का कार्य हो उसके लिए प्रशिक्षित लोग तैयार मिलते हैं और व्यवसाय का यह प्रशिक्षण पिता से पुत्र की परंपराओं में पीढ़ियों से चला आया है। 15वीं सदी के अंतिम भाग में भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ। भारत आने में उनकी नीयत जो भी रही हो,
शीघ्र ही वे यहाँ की राजनीतिक गतिविधियों में रुचि लेने लगे और देशी राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। 16वीं सदी का पूर्वार्ध पश्चिमी तट पर पुर्तगाली शक्ति के विकास का साक्षी रहा। आशा अंतरिक्ष के रास्ते वाले समुद्री मार्ग की खोज भारतीय माल के लिए नए बाजार जुटाने की दिशा में वरदान सिद्ध हो सकती थी, किंतु पुर्तगालियों के गैर आर्थिक तरीकों द्वारा अपना एकाधिकार बनाए रखने की नीति ने अरब और मुसलमान व्यापारियों को अरब सागर के मार्ग से होने वाले समुद्री व्यापार से भी वंचित करा दिया। भारत के तत्कालीन समुद्री व्यापार का ठीक ठाक अनुमान लगाना तो कठिन है, किंतु वैन ल्यूअर ने की इस धारणा से सहमत नहीं हुआ जा सकता कि 19वीं सदी से पूर्व एशिया का व्यापार विसक्ति की हैसियत रखता था और उसमें कोई चुनौती नहीं थी। मिलिक और असीम दास गुप्ता जैसे इतिहासकारों ने ऐसी धारणा का खंडन किया है। उनका कहना है कि व्यापार में हुए समुदायों और आयात निर्यात किए जाने वाले माल को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यहाँ के समुद्री व्यापार को नगण्य कदापि नहीं कहा जा सकता। हम इस प्रकार देखते हैं कि 16वीं सदी का पूर्वार्ध बिखराव और राजनीतिक अस्थिरता तथा स्थिरता एवं व्यवस्था के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी था। तथापि इस काल की राजनीतिक अस्थिरता से विगत शताब्दियों के विचारों, संस्थाओं और परंपराओं में व्यतिक्रम उत्पन्न नहीं हुआ। वस्तुतः ये विचार इसी काल में अधिक पुष्ट हुए और आगे चलकर मुगल साम्राज्य को अस्थिरता एवं विचारों एवं संस्थाओं को स्थायित्व प्रदान करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पाठ को खत्म करती हूँ। धन्यवाद।